नमस्कार दोस्तों, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लूसेंट बुक से मुग़ल साम्राज्य पूरा टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिए। जो भी लूसेंट बुक में दिया है मैं सभी तथ्य आप लोगों की कंप्लीट करा दूंगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दिया है कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बाबर था। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की थी, याद रखिएगा, जिसके तहत शासक को क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। देखते हैं कि बाबर का शासनकाल। दोस्तों, बाबर का जो शासनकाल रहा है 1526 से 1530 तक रहा है। और बाबर का जन्म हुआ था दोस्तों 24 जनवरी 1483 ईस्वी में हुआ था बाबर का जन्म। और दोस्तों, बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे, याद रखिएगा। और दोस्तों, अगला तथ्य कि बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा था। और बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी, याद रखिएगा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी, याद रखिएगा। अगर पूछा है बादशाह मतलब बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की, तो 1507 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अगला है कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। अगर पूछा जाए बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए दोस्तों? 5 आक्रमण किए। और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया अभियान 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1519 में। किसके विरुद्ध? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। और इसमें उसने क्या किया था? बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। और इसके बाद बाबर के भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था दोस्तों? पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण। उसके बाद है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। कौन कौन थे? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रतियुद्ध में भाग लिया था, याद रखिएगा। अब दोस्तों, बाबर द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं कौन कौन से दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में किसके विरुद्ध लड़ा गया दोस्तों? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी रहा। उसके बाद एक खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 17 मार्च 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के मध्य। इसमें भी बाबर विजयी रहा। और उसके बाद है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध दोस्तों 29 जनवरी 1528 को इसके बीच लड़ा गया था दोस्तों ये। और लास्ट युद्ध दिया है घाघरा का युद्ध। ये 6 मई 1529 को अफगान एवं बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें भी बाबर विजयी रहा था। और भी देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर दोस्तों अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया। और खानवा के युद्ध के विजय के बाद बाबर ने क्या दोस्तों? गाजी की उपाधि धारण की थी। और अगला है कि 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, 30 जनवरी 1528 को। उसके बाद है कि करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1930 को आगरा में बाबर की भी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को। उसके बाद एक प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके चुने हुए स्थान पर दफनाया गया। उसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने करवाया था। बाबर की आत्मकथा क्या है दोस्तों? बाबरनामा है, जिसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। और दोस्तों, बाबर की मोबैयान नामक पद शैली भी बाबर को दोस्तों मोबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। और है कि बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा
उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। अगर पूछा जाए कि बाबर किसका अनुयायी था दोस्तों, ये ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। अगला है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। और भी देखते हैं दोस्तों बाबर के, अब देखते हैं कि बाबर के बाद हुमायूं। दोस्तों हुमायूं का जो शासन रहा है 1530 से 1556 तक रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें बीच बीच में जो रहा है अफ़गानों का भी शासन रहा है, जिसमें शेरशाह सूरी का भी शासन रहा है। 1556 तक इसका लगातार शासन नहीं रहा है। अब दोस्तों देखते हैं कि नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अगर पूछा जाए हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था दोस्तों, ये बदख्शां का सूबेदार था। अगला है कि अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कामरान को काबुल दिया और कंधार दिया था मिर्ज़ा को, और अस्करी को संभल, और हिंदाल मतलब किसको, मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर में मेवाड़ की जागीरी दी थी, याद रखिएगा। और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने क्या दिया था, बदख्शां प्रदेश दिया था अपने चचेरे भाई किसको, सुलेमान मिर्ज़ा को। और दोस्तों 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। 1533 में हुमायूं ने किसकी दोस्तों, दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। और दोस्तों चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, शेर खां विजयी रहा, और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें शेर खां ने क्या किया था, हुमायूं को पराजित कर दिया। हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की थी। और अगला है कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये हुआ था 17 मई 1540 को। इसमें भी शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। उसने शेर खां से आसानी से आगरा एवं दिल्ली को छीन लिया था, याद रखिएगा। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां 15 वर्षों तक उसने क्या किया दोस्तों, घुमक्कड़ों जैसा जीवन निर्वासित किया था, याद रखिएगा। बिलग्राम युद्ध के बाद बाबर कहाँ चला गया था, सिंध चला गया था, जहाँ तक उसने 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसके बाद दोस्तों निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिष्य मीर बाबा दोस्त के मतलब शिष्या मीर बाबा दोस्त कर लिया। और कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का क्या होता है दोस्तों, जन्म हुआ था, याद रखिएगा। मतलब कि जो हुमायूं का है, हुमायूं का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था हमीदा बानो बेगम के साथ में हुआ था। और 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी कब्जा कर ली थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध थे कौन कौन से, देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 में। उसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, याद रखिएगा। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसलिए वो क्या करता था, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। किसने, हुमायूं ने। अगर पूछा जाए हुमायूं किसमें विश्वास करता था, ज्योतिषी में, और वो सप्ताह के 7 दिन क्या करता था, विभिन्न रंग के कपड़े पहनता था, 7 दिन अलग अलग रंग के। उसके बाद देख लेते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी दोस्तों क्या है, 1540 से 1545 तक दोस्तों शेरशाह सूरी ने क्या सूर साम्राज्य की स्थापना की, और सूरवंशी शासक शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा जो होशियारपुर में हुआ था। उसके बाद इसके बचपन का नाम फरीद था, यह सूरवंश से संबंधित था, याद रखिएगा। इसके पिता हसन खान जौनपुर राज्य में जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के क्या थे, जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही बार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लुहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। मतलब क्या होता है, शेर शाह ने क्या किया था दोस्तों, ये तलवार के एक ही वार से शेर को मार दिया था, इसी के कारण उसको क्या कहा गया था, शेर खां कहा गया था, याद रखिएगा। और दोस्तों शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
उसके बाद है शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई थी। मृत्यु के समय वो कौन सा उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कौन था दोस्तों? कीरत सिंह था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के सबसे ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया। अगर पूछा जाए शेर शाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों, ये है दोस्तों सासाराम के झील के सबसे ऊंचे टीले पर है। और दोस्तों रोहतासगढ़ किला एक कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। शेर शाह ने 178 ग्राम चांदी का रुपया एवं 380 ग्राम तांबे का दाम चलवाया था। और दोस्तों शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी, याद रखिएगा। शेर शाह के समय पैदावार का 1/3 भाग वसूला जाता था। और उसके बाद दोस्तों कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की दोस्तों? शेर शाह सूरी ने की। और शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के क्या थे? समकालीन थे। अगर पूछा जाए मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे दोस्तों? ये समकालीन थे शेर शाह सूरी के। और दोस्तों डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मुगल वंश के 6 शासकों के बारे में वीडियो होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।